हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्रा एजुकेशन। झारखंड सीजीएल 2022 का मैं यहाँ पे पेपर 3 को डिस्कस कर रहा हूँ आज। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ओके, तो कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे आज। और आपको पता है कंप्यूटर लैंग्वेज से आपका पेपर 3 में 20 क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो मैं पेपर 1 और पेपर 3 का यहाँ से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब वीडियो का पार्ट नंबर 5 है, बाकी पार्ट्स आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। और भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी आपके एग्जाम के लिए लुक्रेटिव बहुत सारी चीज़ें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और कोई भी क्वेरी आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग वहाँ पे चिपका सकते हैं, आपके क्वेरी का सोल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड जी के जल्द आएगा, झारखंड जी के जल्द आएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे क्विज चल रहा है और PDF वहीं पर मिलेगा इस सारा लेक्चर का। नेक्स्ट आज चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। और क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है। तो आप कंप्यूटर पे जाइएगा तो जनरली देखिएगा कि 104 की, जनरली बोल रहा हूँ कंप्यूटर कीबोर्ड पे बात कर रहा हूँ, जनरली 104 कीज आपको जनरली देखने को मिलेगा। तो वहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को क्या कहा जाता है, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर या अल्फा न्यूमेरिक कीज। तो देखिएगा कि इसको जो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को हम लोग मॉडिफायर कहते हैं, और कहीं कहीं इसको कंट्रोल कीज भी कहा जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर इसको कहा जाता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, एक कीबोर्ड है यहाँ पे, इसको समझते हैं। ये देखिए कंट्रोल कीज है, यहाँ से कंट्रोल है, यहाँ पे आप लोग देखिए अल्ट है, शिफ्ट है, तो ये सारी चीज़ है कंट्रोल कीज है। क्या है? कंट्रोल कीज है। तो अगर इसको देखिएगा तो कंट्रोल करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि आप लोग ने शिफ्ट प्रेस कर दिया और उसके बाद ए लिखना शुरू किया, तो वह जो है अपर केस लेटर लिखाएगा। ठीक है, अपर केस लोअर लेटर समझ में आता है ना। बड़ा जो ABCD होता है उसको अपर केस बोलते हैं, छोटा ABCD को लोअर केस बोलते हैं। ठीक है, तो वह जब शिफ्ट दबा के जब कोई चीज़ टाइप कीजिएगा तो वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ को मैंने कि कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसको कंट्रोल कीज कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज यहाँ से देख लीजिएगा, थोड़ा सा अल्फा न्यूमेरिक कीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर फंक्शन कीज देख लीजिएगा, यहाँ पे है। अल्फा न्यूमेरिक कीज में बहुत सारी चीज़ मिलेगा, जैसे एक भी दब जाएगा और हैश भी दब जाएगा। ठीक है, हैश भी दब जाएगा। शिफ्ट दबा के इसको प्रेस कीजिएगा 2 को, तो हैश भी दब जाएगा। सिर्फ दबा के 1 को प्रेस कीजिएगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होता है सो लग जाएगा। तो इस तरह से चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। टोटल फंक्शन की याद देखिएगा 12 होता है, F12 तक होता है ना। तो फंक्शन की संख्या आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद पंक्चुएशन कीज है, यहाँ से पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाता है, कॉमा फुल स्टॉप वगैरह। उसके बाद नेविगेशन कीज है, यहाँ पे लेफ्ट राइट अप और डाउन जाने के लिए 4 कीज दिया जाता है, तो नेविगेशन कीज है। और ये टोगल कीज है। टोगल की देखिए जनरली जो होता है ना, कभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। फॉर द टाइमिंग आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि यूजर को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए टोगल कीज होता है। जिनको थोड़ा सा पढ़ने व समझने में दिक्कत वगैरह होता है कीबोर्ड वगैरह पर, तो उसके लिए टोगल कीज होता है। एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा गया है, तो उसको टोगल कीज कहते हैं, समझ लीजिएगा इसको। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा। कीबोर्ड पर बता दिया कि जनरली 104 कीज होता है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था, समझ लीजिएगा। जो कीबोर्ड होता है उनका आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्रिस्टोफर लाथम सोल्स के द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था, और इनको फादर ऑफ टाइपराइटर भी कहा जाता है, फादर ऑफ टाइपराइटर। चलिए माउस का भी बता देता हूँ। माउस जो होता है क्या होता है, इनका किए थे डगलस इंजेलबर्ट। माउस का आविष्कार डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, कीबोर्ड माउस सारा इनपुट डिवाइसेस है। कीबोर्ड माउस जो है दोनों इनपुट डिवाइसेस है। आपका मॉनिटर जो है एक तरह से आउटपुट डिवाइस है, याद रखिएगा। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइसेस है, तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह को हम लोग को डिस्प्ले करता है, दिखाता है आफ्टर प्रोसेसिंग। समझ गए। तो कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, और एक आ गया CPU। 4 कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है, आपको पता है ना। और बाकी सारे पार्ट जो कंप्यूटर को हेल्प प्रोवाइड कराते हैं उनको हम लोग मेन पार्ट्स में काउंट नहीं करते हैं, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस कहा जाता है। तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा सारा क्वेश्चन वगैरह आपको। ठीक है, तो फंक्शन की, स्पेशल की, अल्फा न्यूमेरिक की सारा चीज़ समझा दी आपको। कीबोर्ड कितना होता है, कितना बटन्स होता है, और कौन कौन से बटन का फंक्शन क्या होता है, समझ लिया आपने। ठीक है, तो यही सारा है। भारत में दिखने वाला प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था। ये क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी टैब में डाला था, बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आंसर आपका सही है, सीब्रेन। क्या है, सीब्रेन। इसको 1986 में इंडिया में डिटेक्ट किया गया था, और अल्वी ब्रदर के द्वारा, अल्वी ब्रदर्स थे पाकिस्तान के, ठीक है, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। और सबसे पहले देखा जाता था फ्लॉपी डिस्क को, इंडिया में फ्लॉपी डिस्क होता है ना, उसको ज़्यादा अफेक्ट किया था। अब फ्लॉपी डिस्क आप लोग कैपेसिटी याद रखिएगा 1.44 MB होता है, समझ में आ गया। 1.44 MB इज द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क यही था। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस एक तरह का मतलब प्रोग्राम होता है जो कि किसी कंप्यूटर में जाकर उसका सूचनाओं को आपको चुरा लेगा। ठीक है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा, किसी प्रोग्राम में चेंज कर देगा। ठीक है, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो एक तरह से कंप्यूटर वायरस होता है, समझे। तो इस तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है कंप्यूटर वायरस। ठीक है, समझ गया। 1986 में सीब्रेन फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था जो कि इंडिया में डिटेक्ट किया गया था। अल्वी ब्रदर्स पाकिस्तान के थे उन लोग। ठीक है, 2 भाई, उन्हीं के द्वारा डेवलप किया गया था। चलिए, मेमोरी स्टोरेज से माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं।
तो पता है कि मेमोरी स्टोरेज है, कहीं पे कोई चीज़ स्टोरेज है, जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से स्टोरेज है, ठीक है, तो वहाँ से कोई माध्यम यानी कोई मीडियम है, कोई मीडियम है वहाँ पे, और उसे हमको दस्तावेज को कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेविंग बोलते हैं। क्या करते हैं, सेविंग करने के लिए बोलते हैं। तो समझ लीजिएगा कहीं अगर कोई मेमोरी स्टोरेज है, कहीं पे कोई चीज़ स्टोर है, तो वहाँ से हमको जो है से आपको दस्तावेज को कॉपी करना है, तो हम उसको सेविंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम मेमोरी स्टोरेज टू अ मीडियम इज कॉल्ड सेविंग। याद रखिएगा, ये है सेविंग, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में जाइएगा, इसमें मतलब क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और वर्ड में जाइएगा, तो कंट्रोल+S जो है आपका सेव कर देता है कोई डॉक्यूमेंट के, ठीक है। कुछ कुछ यहाँ पे ना शॉर्टकट कीज में बताता हूँ, याद रखिएगा। कंट्रोल+X होता है, फिर होता है कंट्रोल+V होता है, कंट्रोल+C होता है, और कंट्रोल+Z होता है। तो ये सब कुछ कुछ याद रखिएगा। देखिए सारा का फंक्शन बताता हूँ। कंट्रोल+X देख लीजिए, इसको रटना नहीं है। एक्स मतलब देखिए गुना का साइन यानी कट गया, तो कंट्रोल+X कट का साइन होता है, और कंट्रोल+V जो होता है से पेस्ट का साइन होता है। कंट्रोल+V जो है से पेस्ट का साइन होता है। कंट्रोल+C जो होता है से कॉपी का साइन होता है। कॉपी और कट में अंतर है। अगर यहाँ से कॉपी कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट, अगर पार्टिकुलर फाइल से कोई चीज़ कॉपी करके यहाँ पे ले जाना है आपको, ठीक है, तो अगर आप कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, लेकिन अगर कट कर दिया आपने तो यहाँ से उड़ के यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो कॉपी और जो क्या बोलते हैं कट है, वो उसमें अंतर है। कॉपी में यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी चला जाएगा, लेकिन कट में यहाँ नहीं रहेगा, फिर जहाँ उसको आप जिस लोकेशन में सेव कीजिएगा सिर्फ वहीं रहेगा, तो अंतर है। और कंट्रोल+Z जो है कोई चीज़ को अंडू करने के लिए यूज होता है। अंडू मतलब जैसा यथावत स्थिति में पहले जैसा था वैसा ही करने के लिए कंट्रोल+Z का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया, इतना सारा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स है, तो इसको याद रखिएगा। यूज होता है यहाँ पे तो कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, ठीक है, पेस्ट के लिए है, कॉपी के लिए है, कट के लिए है, और ये अंडू के लिए है, ठीक है। तो समझ लीजिएगा, इसका सेविंग प्रोसेस आपका हो गया। चलिए, कॉपी अवार्ड आया था इसीलिए बता दिया, कॉपी कंट्रोल+C, कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, बताइए। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग जो हुआ था वह थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। क्या हुआ था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था। आप लोग मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, टोटल 5 जनरेशन कंप्यूटर हम लोग देखे थे, और आज फिर से बता देता हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जाम में गलती करके मत आइएगा, नहीं तो मम्मी से कह के बहुत पिटवाएंगे। देखिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज किए थे, वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे, आपको अच्छे से याद होगा। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किए थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज किए थे। यहीं पे आप लोग देखे होंगे कि जो है टेली कम्युनिकेशन का हम लोग यहाँ पे यूज किए थे, ठीक है। बताया ना अभी कि यहाँ पे टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का यूज किए थे, तो थर्ड में आ गया। फोर्थ जनरेशन में हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म पूछेगा तो समझ लीजिएगा। और बाद में हम लोग फिफ्थ जनरेशन जब आया तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI का यूज किया, ठीक है। तो सारा का थोड़ा अगर फुल फॉर्म भी आ जाए आईसी का, तो याद रखिएगा आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। थर्ड जनरेशन टाइम पीरियड ज़्यादा तो आपसे पूछेंगे नहीं, चांस नहीं लगता है। फर्स्ट वाला का याद रखिएगा 1946 से 1959 तक, और लास्ट में 1980 से शुरू हुआ था, प्रेजेंट तक चला था। बाकी तो बीच में हमको नहीं लगता है पूछेंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। तो चलिए, ये हो क्या और क्या क्या इसमें यूज होता है याद रखिएगा। यूज क्या हुआ था वो ज़्यादा पूछते हैं। वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये सारा चीज़ यूज हुआ था कंप्यूटर के डिफरेंट जनरेशन में, ठीक है। तो आपका देख लीजिएगा, आपका टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग के लिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का में ऐसे ये सब लाया गया था, इसका हम लोग यूज कर रहे थे, ठीक है। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग क्या है, क्वेश्चन पूछना है हमको आपसे, मैं भूल चुका हूँ। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग होता क्या है, आप लोग थोड़ा सा बता सकते हैं हमको, भूल गया हूँ भाई, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस किसके द्वारा विकसित किया गया था, बताइए। और तो ऑप्टिकल माउस जो है सबसे पहले देखिएगा तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया था 1999 में। अब ऑप्टिकल माउस क्या होता है, देखिए 1999 में आंसर हो गया, ऑप्टिकल माउस वाज इन्वेंटेड बाय। माउस अभी बताया था ना, माउस कौन डेवलप किए थे, डगलस एंजेलबर्ट, याद है ना कि भूल गए, डगलस एंजेलबर्ट माउस को डेवलप किए थे, एक इनपुट डिवाइसेस है। तो इसको एक ऑप्टिकल माउस होता है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हम लोग करते हैं। बहुत सारा माउस को देखें ना कि तार लगा के हम लोग घुमाते चलते हैं बेचारा को, तो उसमें उसका पूछ काट दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल हो गया। क्या हो गया, ऑप्टिकल माउस हो गया। तो उसका पूछ गैप कर देते हैं तो ऑप्टिकल माउस होता है। और इस तरह से माउस को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1999 में इसको डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में डेवलप मतलब बनाया गया था, आपको पता है ना, इस्टेब्लिश किया गया था। ये देखिए एक तरफ फॉर्मेट है आपका, ठीक है, एक तरह का फॉर्मेट है जो है से ऑप्टिकल माउस का। इसमें देखिए ये जो आपका एक USB टाइप का केबल होता है, ये आपका कंप्यूटर में लगता है, ठीक है, लैपटॉप PC वगैरह में लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है से ऑप्टिकल माउस जो है से काम करता है, ठीक है। इसमें तार नहीं होता है, इसी को ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। समझ चुके हैं आप लोग, तो यही ऑप्टिकल माउस का यूज है। तार वाला का झंझट इसमें हटा दिया गया, इसका पूछ काट दिया गया, तो इसीलिए उसको हम लोग ऑप्टिकल माउस इसको बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा यूज पर है, कहीं भी रख के इसको यूज कर सकते हैं। तार वगैरह लटकाना थोड़ा सही नहीं माना जाता है, ठीक है। वाईफाई वगैरह, वो वाईफाई तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ से इस पर काम करता है, ठीक है। चलिए,
तो आंसर क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कब बनाया गया था, 1975 में, बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए, कंप्यूटर स्टोरेज में सबसे बड़ा यूनिट क्या है। तो कंप्यूटर स्टोरेज में सबसे बड़ा यूनिट होता है टेराबाइट, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछा था तो कोई बताता नहीं है, तो टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट है। थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट में आंसर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा याद रहेगा ज़्यादा, ठीक है, और थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ चलिए चलिए भाई, आप लोग को भी पसंद आ रही है। तो टेराबाइट सबसे बड़ा यूनिट होता है कंप्यूटर स्टोरेज में, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ से हम लोग बात करेंगे, देखिए डेटा मेजरमेंट में और साइज के बारे में। बिट क्या होता है, बिट समझते हैं ना, 0 1 बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट बोलते हैं, ठीक है। 0 और 1, कंप्यूटर 0 1 को ही समझता है। एक बाइट में 8 बिट्स होता है, ठीक है। किलो बाइट में देख लीजिएगा 224 बाइट होता है, मेगा में 224 KB होता है, और 1 GB जो कि आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं 1.5 GB, तो 224 मेगाबाइट्स होता है, और 1 टेराबाइट में 224 गीगाबाइट होता है। तो यही आपका है गीगा बाइट, ठीक है। तो ये टेराबाइट में हो गया सबसे बड़ा यूनिट, ठीक है। तो ये टेराबाइट स्टोरेज का कैपेसिटी का है। यहाँ से एक क्वेश्चन थोड़ा सा और फंसा सकते हैं आपको, देखिएगा कभी कभी ना बाइट और बिट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, समझिएगा थोड़ा सा। बाइट जो होता है ना, बाइट जो होता है, लेटर वगैरह जो होता है, लेटर अक्षर वगैरह, उसका लेंथ नापने के लिए जो है से कंप्यूटर में बोलिएगा कि जो लेटर का लेंथ नापने के लिए बिट यूज होता है, लेकिन जबकि कैपेसिटी का यूनिट होता है बाइट, कैपेसिटी का यूनिट होता है बाइट। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोला, बिट जो होता है से वर्ड का लेंथ को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए यूज करते हैं, जबकि बिट जो है से स्टोरेज कैपेसिटी को नापने के लिए हम लोग बाइट का यूज करते हैं, कैपेसिटी को। बात समझ में आ गया। यहाँ से एक और चीज़ पूछ सकते हैं, आपका जो है एक निबल क्या होता है, एक निबल में आपका 4 बिट होता है, बिट्स ना, तो इसको याद रखिएगा। एक निबल में 4 बिट्स होता है, इसीलिए एक निबल को हाफ बाइट भी कहा जाता है। समझ चुके हैं, तो आपका आंसर हो गया टेराबाइट, ठीक है। तो समझ चुके हैं सारा चीज़ ना, कि कोई गड़बड़ी है अभी भी? आई थिंक कि गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ समझा दिया, ठीक है। बाइट बिट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ईमेल संदेशों का मुख्य स्टोरेज कहा जाता है। जैसे ईमेल अगर आपका आता है तो कहाँ जहाँ स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो उसको हम लोग मेल बॉक्स बोलते हैं। जनरली इजी क्वेश्चन था या सबको इसको बना लेता, मेल बॉक्स है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, पॉप क्या होता है, पॉप। तो ईमेल जिस प्रोटोकॉल पे कार्य करता है उसको पॉप सर्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पॉप। पॉप का फुल फॉर्म जानिए, मजा आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, पॉप का फुल फॉर्म। तो समझ रहे हैं ना, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, एक चीज़ को एक जगह दूसरी जगह भेजने काम करता है। तो ईमेल में वही होता है कि ईमेल में आपका संदेश वगैरह को आप तो फाइल वगैरह भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे ईमेल से। तो यहाँ से पॉप सर्विस पे ही काम करता है, यानी कि पॉप प्रोटोकॉल पे काम करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पे काम करता है। क्वेश्चन आ सकता है, ईमेल में पूछते हैं, ई का जो है मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि ईमेल जो है उस डेवलप किसके द्वारा किया गया था। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया था, क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में की जाने वाली गलतियां की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, उसको डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिबगिंग हो गया, यानी कि बग आ गया। तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम में जो गलती हो जाता है ना, उसको हम लोग बग बोलते हैं, त्रुटि को बग बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ना, मैं कोई कंप्यूटर में आप लोग का टेस्ट मान लेते हैं, टेस्ट सीरीज अगर लॉन्च करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे कोई प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे मैं कोई चीज़ अगर लिखूंगा प्रोग्राम को, ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गया तो आपको उसका इफेक्ट जो है आप लोग जब टेस्ट लगाइएगा तो उसमें कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कोई लेटर वगैरह देखिएगा तो हर्षिकार दीर्घकार में गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में गड़बड़ी वगैरह के चलते जो है बहुत सारा चीज़ में डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग डिबगिंग बोलते हैं, ठीक है, और उसको बग बोला जाता है। त्रुटि को बग और प्रोसेस को डिबगिंग बोला जाता है, समझा ना। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यही सारा प्रोसेस हो गया आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में गलती, डिबगिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगर आप विंडोज 98 से विंडोज एक्सपी करवा रहे हैं, कहने का मतलब है कि इफ़ यू आर कन्वर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम विंडोज 98 से विंडोज एक्सपी पर मूव कर रहे हैं, तो आप क्या करवा रहे हैं, तो आप उसका अपग्रेडिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, अपग्रेडिंग करवा रहे हैं। आप लोग जो मोबाइल में जो उसका एंड्रॉयड होता है तो उसका अपडेट आता है ना, तो एक तरह से अपडेट जो आता है ना, उस तरह के हम लोग एंड्रॉयड का जो वर्जन होता है, ठीक है, एक तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, तो उसको हम लोग अपग्रेड ही कहते हैं। यहाँ से विंडोज 98 और विंडो एक्सपी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो विंडोज 98 से विंडो एक्सपी अगर करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग अपग्रेड करा रहे हैं। अपग्रेड मतलब समझते हैं ना, अपग्रेड और डाउनग्रेड। अपग्रेड मतलब उसको और ज़्यादा ग्रेडिंग को अप कर देना, यानी कि उस क्वालिटी को इंप्रूव कर देना, ठीक है। इसे हम लोग अपग्रेडिंग क्यों करते हैं, ताकि सिक्योरिटी वगैरह अच्छा से प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। कोई नया फंक्शन वगैरह जब कोई कंपनी ऐड करता है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो नया चीज़ देखने को मिल जाए, तो इस तरह के लिए अपडेटिंग किया जाता है। तो इसको अपग्रेडिंग कहते हैं, समझ चुके होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपग्रेड का बहुत सारा यहाँ पे साइनम दिया है, तो अपग्रेड को आप लोग अच्छा समझ सकते हैं, इंप्रूव करना, प्रमोट करना, ठीक है, राइजिंग स्लोप करना, बहुत सारा चीज़ दिया है, सर्च करना, तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अपग्रेड मतलब कहने का मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को जो जो अभी है उससे थोड़ा सा हाई लेवल तक ले जाना, उसको थोड़ा इंप्रूव कर देना, ठीक है, उसको अपग्रेडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन कौन करता है? तो बताइए कि जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो वह काम करता है असेंबलर। कौन काम करता है? असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ कुछ असेंबलर और कंपाइलर में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे यहाँ तो देखिए असेंबलर है, अभी देखा आपने ना, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हम लोग इसको कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है से 0-1 को अंडरस्टैंड करता है ना, तो उसको मशीन लैंग्वेज हम लोग कंप्यूटर को देते हैं, तो इसीलिए कन्वर्ट करने की आवश्यकता होता है हमको। तो ये कंपाइलर और असेंबलर का कार्य समझ गए। ये देखिए कंपाइलर करता क्या है कि जितना सारा कोड होता है ना उसको एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि जो असेंबलर होता है कि जो है प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन, प्रोसेसर जो होता है उसको इंस्ट्रक्ट जब तक नहीं करता है तब तक उसको कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो प्रोसेसर को यूज करता है, बोलता है कि प्रोसेसर कि भाई आप कर दो इसको कन्वर्ट, तब जाकर उसको कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर और कंपाइलर में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, ज़्यादा यही पूछेंगे, हाई लेवल को लो लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज को ऐसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करते हैं, तो यही असेंबलर आपका हो गया। तो समझिए आपको यही हो गया असेंबलर वगैरह, तो समझ लीजिएगा इसको ध्यान से। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन करेगा? असेंबलर। और मशीन लैंग्वेज को लो लैंग्वेज बोलते हैं, तो कभी हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज करके आएगा क्वेश्चन, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कंपाइलर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में करता है कंपाइलर, अलग तो वर्ड यही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लो लेवल लैंग्वेज को ही मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है उसको ARPANET कहा जाता है, मतलब ARPANET को माना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड का पहला था। ARPANET क्या होता है? ARPANET का फुल फॉर्म को मालूम है? ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क NET का फुल फॉर्म नेटवर्क होता है, बाकी ARPA का फुल फॉर्म आप लोग देख लिया। नेटवर्क NET बताया था ना आप लोगों को कि इंटरनेशनल नेटवर्क को करके ही इंटरनेट बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लिया विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क था ARPANET, ठीक है। चलिए तो यही सारा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है EDP का फुल फॉर्म बताना है आपको, तो EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आप लोगों को कंप्यूटर को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, तो डाटा को बहुत सारा प्रोसेस करता है, ठीक है, कुछ चीज़ को याद रखता है, ठीक है, कुछ चीज़ को मैनिपुलेट करता है, मेमोरी को स्टोर वगैरह करता है, तो बहुत सारा अंदर प्रोसेस होता है, तो वो सब प्रोसेसिंग का कार्य होता है। तो EDP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? तो बताइए कि इनपुट डिवाइस कौन है? ट्रैक बॉल, MICR, स्कैनर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सारा के सारा जो दिख रहा है आपको, ट्रैक बॉल, MICR, स्कैनर, इस सारा के सारा जो है से इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूँ। ट्रैक बॉल जो होता है कोई चीज़ को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि मान लेते हैं कि शिप वगैरह, वर्ल्ड वार जो सेकंड हुआ था उसके बाद इसका आविष्कार हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है, ट्रैक बॉल का। और शिप वगैरह को जो है से ना ट्रैक करने के लिए उसका यूज करते हैं ट्रैक बॉल का, ठीक है। शिप वगैरह को ट्रैक करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज करते थे, एक तरह का इनपुट डिवाइस है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जनरली चेक वगैरह देखे होंगे तो उसको रीड करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, तो वो है MICR का यूज होता है। स्कैनर तो आप लोग को कॉमन है, आप लोग समझे कोई चीज़ को स्कैन करते हैं हम लोग तो उसका यूज होता है। जैसे कि अभी बहुत सारा मॉल वगैरह में पैसा वगैरह के लिया जाता है ना आपसे, तो जो उसमें कपड़ा पर एक जो कोड होता है उसको स्कैन करने के लिए यूज करता है, उसमें QR होता है बहुत सारा, तो QR को बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। तो QR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो सारा का सारा कुछ डेटा अंदर में ही ले रहा है, तो इसके लिए इसको हम लोग इनपुट डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्लॉटर के बारे में बताइए, तो प्लॉटर जो होता है एक तरह का कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर के बारे में पूछ रहा हूँ, समझ गया। तो सारा का सारा आपका इनपुट डिवाइसेस का सेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों देखिए, यही MICR का एक फॉर्मेट देख लीजिएगा, बैंक वगैरह का चेक होगा ना तो यहाँ से बहुत सारा नंबर वगैरह लिखा जाता है, तो इसको रीड करने के लिए हम लोग MICR का यूज करते हैं, तो इसको MICR कोड बोलते हैं। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है या कोई वर्ड दे देगा। वह कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे अनुवाद करने की जरूरत नहीं होता, यानी कि कौन सा लैंग्वेज को हमको अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है? तो वह लैंग्वेज है आपका मशीन लैंग्वेज। मैं पहले ही बता चुका हूं कि मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है, और इसको अनुवाद करने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर इसको आराम से समझ लेता है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, तो इसको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, खुद एक लो लैंग्वेज होता है, कंप्यूटर इसको आराम से समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्यवसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला भाषा कौन है? ठीक है,
व्यवसायिक कार्यों के यानी कि समझ रहे हैं ना, कॉमर्शियल पर्पस है, जैसे कि कोई चीज़ खरीद बिक्री वगैरह सारा काम होता है तो उसको कॉमर्शियल पर्पस बोलते हैं। तो उसके लिए हम लोग भाषा यूज करते हैं कोबोल। क्या करते हैं? कोबोल। कोबोल का फुल फॉर्म बताइए जरा, भूल चुका हूं मैं अभी पढ़ाने के दौरान कोबोल का फुल फॉर्म भूल चुका। कोबोल का फुल फॉर्म बताइए, मैं पहले बताता हूं। इसका कार्य व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है और इसके बारे में कुछ कुछ और हाई लेवल लैंग्वेज देख लीजिए। जैसे कि कोबोल भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और भी कुछ पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, विजुअल बेसिक और जावा स्क्रिप्ट, ये सब कुछ कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, व्यवसायिक कार्यों के लिए यानी कि खरीद बिक्री वगैरह जितना सारा पर्पस होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, कोबोल जो है से लैंग्वेज का यूज करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोबोल का फुल फॉर्म मैं चाहता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हेतु विकसित किया गया फर्स्ट भाषा कौन था? तो अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना था हमको तो फर्स्ट भाषा जो है विकसित किया था उसको फोर्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फोर्ट्रॉन भाषा बोलते हैं। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, पूछ सकता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ये होता है फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म, तो ये देखिएगा, ये हो गया फोर्ट्रॉन। चलिए, तो हो गया आपका फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित किया गया था, मतलब भाषा विकसित किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट है HTML में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो HTML में अगर डॉक्यूमेंट बनाना है ना भाई, तो आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए। बिना टेक्स्ट के कोई डॉक्यूमेंट में आप लोग कैसे नाम पता कैसे कोई चीज़ लिखिएगा, तो आपको टेक्स्ट एडिटर मस्ट है, टेक्स्ट एडिटर चाहिए ही चाहिए। तो यह देखिएगा, HTML में आपको टेक्स्ट एडिटर चाहिए। HTML का पूर्व हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, पता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान संबंधी कार्यों के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो देखिए, हर एक जो कोई भी कार्य होता है, फंक्शन होता है, तो उसके लिए हर एक ही लैंग्वेज से काम नहीं चलता है, हमको अलग अलग थोड़ा सा लैंग्वेज चाहिए होता है। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग लैंग्वेज चाहिए होता है। जिससे पता है ना आपको, जैसे हिंदी देवनागरी में लिखा जाता है, इंग्लिश जो है सो रोमन में लिखा जाता है, तो बहुत सारे लिपि है ना, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो अलग अलग काम करने के लिए इसका भी लैंग्वेज अलग अलग थोड़ा सा होता है। तो विज्ञान संबंधी कार्यों के लिए यानी कि साइंटिफिक वर्क के लिए हम लोग फोर्ट्रॉन भाषा का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, विज्ञान संबंधी कार्यों के लिए फोर्ट्रॉन भाषा। अभी कुछ देर पहले बताया ना, कोबोल। कोबोल किसके लिए यूज होता है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है। तो याद रखिएगा, व्यवसायिक कार्यों के लिए। विज्ञान के लिए फोर्ट्रॉन आ गया, अभी और आएगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, DTP का फुल फॉर्म क्या है? तो DTP का फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आप लोग बहुत सारी चीज़ को प्रिंट वगैरह निकालते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ सही काम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप को हमको पब्लिश करना होता है, तो वहाँ पे DTP यूज होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म DTP का। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया वेब पेज। ध्यान दीजिएगा, मल्टीमीडिया वेब पेज, मल्टी मतलब होता है हमें बहुत सारा, तो मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? तो याद रखिएगा, हम लोग जावा का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बनाने के लिए, तो जावा का यूज करते हैं। ठीक है, किसका? जावा का, एक हाई लेवल लैंग्वेज है भी, समझ गया ना। तो ये याद रखिएगा, तो सब बता दिया, जावा बता दिया, अभी मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा, फोर्ट्रॉन बता दिया साइंटिफिक वर्क के लिए, और कोबोल बता दिया कॉमर्शियल पर्पस के लिए। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है क्या कहलाता है? द डिवाइस दैट कनेक्ट्स मोर देन वन नेटवर्क इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। आइए थोड़ा सा गेटवे को समझते हैं। गेटवे होता क्या है, जैसे समझिए, यहाँ से एक तरह का गेटवे है, एक तरह का बोल सकते हैं कि नेटवर्क है। इसमें एक सर्वर को अपना इन्फॉर्मेशन दिया, अभी एक सर्वर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ से इस सर्वर के पास कनेक्ट है, बहुत सारा PC वगैरह यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं कि गेटवे कर क्या रहा है कि बहुत सारा नेटवर्क को आपस में जोड़ के रखा है। यहाँ सर्वर पे बहुत सारा नेटवर्क को जोड़ कर रखा है, इस सर्वर से बहुत सारा नेटवर्क को जोड़ कर रखा है। तो इस तरह का जो कार्य होता है किसी एक के द्वारा, ठीक है, जो कि बहुत सारा नेटवर्कों को आपस में जोड़ के रखता है, उसको हम लोग गेटवे कहते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारा मतलब नेटवर्क को जोड़ कर रखता है, उसको गेटवे कहते हैं। जिस तरह से आप लोग इंटरनेट को भी एक गेटवे बोल सकते हैं। जैसे समझिए कि इंटरनेट से क्या है, मेरा मोबाइल फोन, आपका मोबाइल फोन, उसका मोबाइल फोन, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे चीज़ कनेक्ट है उससे। ठीक है, तो वो इंटरनेट भी एक तरह का गेटवे है, बहुत सारे नेटवर्कों को कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, उसको हम लोग गेटवे बोलते हैं। समझ में आ चुका ना? दो डिवाइस, वह डिवाइस जो दो से अधिक नेटवर्क को जोड़कर रखता है उसको गेटवे कहते हैं। ठीक है, यही गेटवे का एग्जांपल है। ठीक है, ये वो देखे होंगे आप लोग ये गेटवे का, आप लोग जब एग्जाम वगैरह हॉल में जाते हैं ना, एग्जामिनेशन हॉल में जहाँ ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो वहाँ पे गेटवे का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट होता है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? कि यानी कि पहले से कंप्यूटर ऑन है तो उसको आप रिस्टार्ट करने के लिए क्या बोलिएगा? उसको हम लोग वार्म बूटिंग वर्ड का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? वार्म बूटिंग। बूटिंग एक ऐसा प्रोसेस है इसमें कंप्यूटर को बंद करके ऑन करते हैं ना, आप लोग पता है ना, उसको बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। और ऑन कंप्यूटर को कर लेंगे तो वार्म बूटिंग उसको बोला जाएगा। तो याद रखिएगा इस टर्म को। नेक्स्ट आता है, CPU के लिए सामान्य गणित की गणना कौन करता है? यानी कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स का शॉर्ट फॉर्म मैथ्स होता है ना, याद रखिएगा, बहुत कोई नहीं इसको मैथ लिख के चलता है, तो मैथ लिखना है, मैथ्स लिखिए। ALU होता है, तो उसको हम लोग गणना जो करता है CPU के लिए, वो
ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि आप कंप्यूटर में कोई चीज़ डेटा इंटर करते हैं, क्या करते हैं, इंटर करते हैं, जैसे कि माउस वगैरह तो नहीं, कीबोर्ड का यूज करके आप लोग क्या कीजिएगा, डेटा को एंटर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इनपुट करने के बाद इसका क्या होता है, CPU इसका बहुत सारा काम को करने लगता है, प्रोसेस करने लगता है। तो प्रोसेस का काम CPU होता है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और मेमोरी यूनिट होता है। तो ये चीज़ बहुत सारा, देखिए कंट्रोल यूनिट करता है कि बहुत सारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को सबको कंट्रोल करने का काम यही करता है। ठीक है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप लोग देख लिया, बहुत सारा कैलकुलेशन वगैरह करने का काम है, यानी कि जोड़ घटाव आप लोग को दे दिए तो बेचारा कौन करेगा, तो इसका ALU वाला पार्ट जो है CPU का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा। मेमोरी थोड़ा सा कुछ याद रखने की कोशिश करता है, याद रखेगा तब ना फिर जाके स्टोर करेगा, तब ना आपको देगा ना, तो पता चला कि याद किया मतलब कैलकुलेशन किया और बाद में उसको स्टोर ही याद ही नहीं रख पाया, तो आपको कैसे देगा, तो उसको मेमोरी यूनिट भी CPU का ही भाग होता है। और उसके बाद आउटपुट देता है हमको, जो कि हम लोग स्क्रीन वगैरह पे देख सकते हैं, मॉनिटर वगैरह पे, पता है ना मॉनिटर पे, तो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है, तो समझ चुके हैं ये सारा चीज़ें। तो यही होता है ALU जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खत्म हो गया। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है। आज कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी लर्नर्स गाइड एजुकेशन से आप लोग जुड़कर अब JSS CGL प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल दे सकते हैं। ठीक है, बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।